जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आज हम बात करने वाले हैं बाजवा साहब की कीनोट एड्रेस की जो उन्होंने पाकिस्तान सिक्योरिटी डायलॉग में कल दिया। और उससे पहले इमरान खान ने 2 दिन पहले इसको जब इनॉग्रेट किया तो उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बाजवा साहब की बातों पर ज्यादा अहमियत देंगे क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से ज्यादा महत्वपूर्ण बाजवा साहब हैं। उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी फौज बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर। वही हिंदुस्तान के प्रति और पूरे रीजन के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है वही डिसाइड करती है, वही उसका खाका बनाती है, उसी को मॉनिटर फौज करती है और इम्प्लीमेंट भी फौज करती है। तो फौज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे खेल के अंदर। तो आइए बात करते हैं कि बाजवा साहब ने क्या कहा और उसका क्या मायने हैं और हमको उस चीज को कैसे समझना चाहिए। क्या हमको उसी तरीके से समझना चाहिए जिस तरीके से बाजवा साहब बता रहे हैं या उसके पीछे कुछ और भी है। तो शुरुआत करते हैं अपन इमरान खान से। इमरान खान ने 2 दिन पहले इस नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग को इनॉग्रेट किया और इस नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को अगर है तो वो है फूड सिक्योरिटी चैलेंज। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस समय खाद्य पदार्थों की बहुत बड़ी किल्लत है। वहां पर आम खाने की चीजें बहुत महंगी हैं और गरीब आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो इमरान खान और पाकिस्तान को इसकी तपिश महसूस हो रही है, घबरा रहे हैं और वो आवाम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं, लेकिन बेचारे बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। और अब उनको ये लग रहा है कि इस पूरे इलाके में, रीजन में पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल जो स्थिति है उसका फुल पोटेंशियल तभी रियलाइज हो सकता है अगर इस पूरे इलाके में ट्रेड हो। और वो ट्रेड कैसे रियलाइज होगा? जब तक हिंदुस्तान ऑन बोर्ड नहीं आएगा तब तक ये किसी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट चाइना का सीपैक भी जिस पोटेंशियल को वो गार्नर करना चाहता था वो भी सवालिया निशान में आके खड़ा हो गया है, क्योंकि इंडिया जैसा पावरफुल कंट्री, एक इकोनॉमिक पोटेंशियल जो कि बिल्कुल नजदीक में सटा हुआ है, इनफैक्ट पाकिस्तान और चाइना के बीच में इंडिया है, अगर वो साथ में ऑन बोर्ड नहीं है तो कोई भी इतना मेगा प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। तो इमरान खान वही एक इशारा कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं, विफल हो गए हैं और हमें नया तरीका तलाशना पड़ेगा और नया तरीका बगैर हिंदुस्तान के तलाशा नहीं जा सकता। तभी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ में बातचीत हो सकती है, ट्रेड तिजारत हो सकती है और पाकिस्तानियों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि चाइना की तारीफ करनी होगी कि 700 मिलियन लोगों को चाइना ने गरीबी रेखा से उबारा है और वो चाइना की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उइगुर मुसलमानों की मजबूरियां और उनके ऊपर अत्याचारों के बारे में कह नहीं पाए, रुक गए। तो वो उनकी मजबूरियां हैं। तो बहरहाल ये तो इमरान खान की बात थी। अब आते हैं कमर बाजवा साहब के ऊपर, जिनको एक एक्सटेंशन दिया इमरान खान की सरकार ने, नहीं तो ये कब के रिटायर हो जाते। और इन्होंने की नोट एड्रेस इस पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान दिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 2 मेन बातें कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए सारे इश्यूज को अपने पड़ोसियों के साथ में निपटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। ये अंडरलाइन है कि उन्होंने कहा है कि पुरानी बातों को हमें भूल जाना चाहिए। और फिर आगे वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो पड़ोसी मुल्क की है, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, पड़ोसी मुल्क की है, कि वो कश्मीर के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल पैदा करे जिससे कि ये बातचीत हो सके और ये पुरानी जो रंजिश है इसको भुलाया जा सके। तो कश्मीर उनके दिल के बहुत नजदीक है, हर एक पाकिस्तानी के दिल के नजदीक ये कश्मीर का मुद्दा है
और इसी चीज की बाजवा जी ने भी वजाहत करी। इसकी डिटेल में मैं आऊंगा कि ये इसका क्या मीनिंग है। और दूसरी बात उन्होंने कही वही जो इमरान खान ने बोली कि जो जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, अगर उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है तो हमको ये जो टाइज जो बंद चुके हैं, जो बंद हो चुके हैं, जिन पर ताला लग चुका है, उनको दोबारा खोलना पड़ेगा। तभी पूरे साउथ एशिया की और पूरे सेंट्रल एशिया की जो असली ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, तभी वो खुल सकती है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो रिश्ता है दोनों मुल्कों का, ये कश्मीर के चलते ये फंस चुका है और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक हैं। और हमको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक मुल्क इकट्ठा आए और पुरानी बातों को भुला दें और आगे चले। तो एट फर्स्ट इंस्टेंस अच्छी बहुत लगती है बातें, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो कितने शरीफ लोग हैं। वो कह रहे हैं कि चलो छोड़ो पुरानी बातें और अब नई दिशा की ओर चलते हैं, नई बातें करते हैं, हम शांति की बातें करते हैं। और आइए देखिए ये जो हमारी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, खुशहाली लाते हैं अपने लोगों के लिए। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। और जिसको ये बैकग्राउंड्स मालूम नहीं है वो बहुत खुश हो जाएगा। प्रथम दृष्टि बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन अब इसकी तह में जाते हैं। तह में जाने के लिए जो बाजवा जी ने कहा कि हमारे जो पड़ोसी हैं उसको एक माहौल बनाना पड़ेगा, कश्मीर के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, तब बात होगी। वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या है ये उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर डिस्प्यूट को शांत प्रिय ढंग से हमें सॉल्व करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? क्या है वो शांत प्रिय तरीका? क्या शिमला समझौते के दौरान ये भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में तय नहीं हुआ था कि आपस में बैठकर इस चीज को सुलझाएंगे? तो अब ये कौन सा शांत प्रिय तरीका ढूंढ रहे हैं जब हजारों हजारों कश्मीरी पाकिस्तान आतंकवादियों की गोली का निशाना बने? तो कौन सी वो पीसफुल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? और इसका स्कोप क्या है जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे के अंदर पूरे कश्मीर का विलय कर रखा है और पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है कश्मीर। तो किस नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं? कौन सा वो पीसफुल नेगोशिएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? और इस पीसफुल नेगोशिएशन का स्कोप क्या है? इन्होंने खुल के बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। इनका मैं बता देता हूं, वो ना बता पाए हो तो उनका ये मानना है कि आप कश्मीर हमें दे दें और उसके बाद में हमारे बीच में ट्रेड होगा, तिजारत होगी, खुशहाली आएगी, सेंट्रल एशिया और इस पूरे इलाके की पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना बेचारे कह नहीं पाए, लेकिन उनका इशारा उधर ही होता है। किसी भी कश्मीरी नेता का, किसी भी कश्मीरी प्रोपेगेंडिस्ट का, चाहे वो टेलीविजन में हो या यूट्यूब पे हो, उसका इशारा यही होता है कि आप कश्मीर दे दें। तो ये तो एक इशू था। दूसरी बात उन्होंने हाईलाइट करी कि ये जो रिश्ते हैं ये न्यूक्लियर पावर्स के बीच में ये फंस के रह गए हैं। उन्होंने न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य समझा। पाकिस्तान के लिए बहुत ही अजीज है ये न्यूक्लियर पावर। उनको बड़ा आत्मविश्वास और हौसला बढ़ता है। वो बात और है कि नरेंद्र मोदी ने उड़ी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक 1 और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक 2 करके पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर ब्लफ जो है उसको कॉल किया। इंटरेस्टिंगली मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान जब भी कभी हिंदुस्तान के साथ तनातनी होती थी तो एक वार्निंग देता था कि अगर हिंदुस्तान ने कुछ करने की कोशिश करी तो दोनों मुल्कों के अंदर न्यूक्लियर जंग हो सकती है। ये कारगिल में जब उसने हमारे साथ में बदतमीजी करी, हमारे इलाके में उसने कब्जा किया, तब भी इस तरीके की धमकी दी कि अगर हिंदुस्तान ने कुछ कोशिश करी कहीं और किसी और सेक्टर में तो न्यूक्लियर लड़ाई हो सकती है। मुंबई हमले के बाद भी इसी तरीके की वार्निंग जारी करी गई।
उसके बाद पार्लियामेंट, उससे पहले पार्लियामेंट का जब हमला हुआ था तब भी इसी तरीके की बातें करी थी कि अगर इंडिया ने कुछ करने की कोशिश करी तो न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर करता रहा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने ये न्यूक्लियर का जो एक इन्होंने गुब्बारा बना रखा था और उसकी आड़ में पीछे छुपे रहते थे, उस गुब्बारे को उन्होंने फोड़ दिया है, पंचर कर दिया है। अब वो न्यूक्लियर जो धमकी है, गीदड़ धमकी है, वो अब नहीं चलती है, ये उनको भी मालूम है, लेकिन अब उनकी मजबूरी है। तो जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियर होने का एहसास भी दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसमें क्या समझना चाहिए और क्या पाकिस्तान ने इस तरीके की बातें करी जो सुनने में अच्छी लगती है, कि हमें खुश हो जाना चाहिए या हमें और सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में जाएं तो जब से पाकिस्तान बना है, इनफैक्ट 1940 से पाकिस्तान का एक ही फोकस रहा है, एंटी हिंदू। आप उनके किसी भी लीडर का इतिहास देख लीजिए, कोई एक पाकिस्तानी लीडर कोई अंग्रेजी जेल में गया हो, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो, सत्याग्रह किया हो। चलिए, सत्याग्रह नाम की चीजें तो इन लोगों में है ही नहीं, कहीं बम फोड़ा हो, कहीं गोली चलाई हो, क्योंकि यही फितरत है और इसी तरीके के काम करते हैं। तो इसी तरीके के काम करे हो, कोई एक मिसाल बता दें आप। नहीं मिलेगी आपको मिसाल, क्योंकि इनका मुद्दा अंग्रेज नहीं था, इनका मुद्दा हिंदू था। तो ये हिंदू नफरत के ऊपर ये पैदा हुआ मुल्क, और जिस दिन से पैदा हुआ तब से लेके आज तक इसी नफरत की बिना पर वो चल रहा है। 47-48 की लड़ाई हो, बारामूला के अंदर सिखों और हिंदुओं की बेटियों और क्रिश्चियन नन्स का इज्जत लूटने के मामले हो, घर जलाने के मामले हो, या 90 के दशक में अपने आतंकवादियों के जरिए अपने जो कश्मीरी जो उनके पिट्ठू थे, उनके जरिए, मेरा मतलब हुर्रियत नेताओं से है, सैयद शाह गिलानी जैसे लोगों के तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उनकी मदद से, जमायत इस्लामी की मदद से उन्होंने 3 लाख हिंदू पंडितों को वहां से भगाया। ये उसी हिंदू नफरत का नतीजा था। और इन्होंने कितना आतंकवाद पंजाब में फैलाया, कश्मीर में फैलाया, हजारों बेगनाओं का खून बहाया। ये आज पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आटा दाल का भाव आसमान छू रहा है और पाकिस्तानी भुखमरी की कगार पर है। अगर ये पाकिस्तानी इस चीज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आप मेरी बात मान के चलिए, अगले साल 2 साल के अंदर वहां पर सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं। अब घबरा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कमर बाजवा घबरा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ लुट जाएगा, और उसी दिशा में चल रहा है। तो अब मैं कमर बाजवा से 4 सवाल पूछता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि बाजवा साहब, आपने बातें अच्छी करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि चलिए पुरानी बातों को भुला देते हैं। क्या आपने सारे आतंकवादी ट्रेनिंग शिविरों को बंद कर दिया है, ट्रेनिंग कैंप्स को बंद कर दिया है? सारे लॉन्च पैड्स जिसमें आपके आतंकवादी मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्या उनको जेल में बंद कर दिया है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स कहना बंद करेगा और उनको आतंकवादी बुलाएगा? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी पुलवामा हमले, उड़ी हमले, आपके पठानकोट हमले, आपका मुंबई का हमला, इन सब के मास्टरमाइंड जो चिन्हित हैं, जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी हाईलाइटेड हैं, ग्लोबल टेररिस्ट की संज्ञा मिली हुई है उनको, क्या इन आतंकवादियों को हिंदुस्तान को वो सौंपने को तैयार होगा? और आखिर में, क्या पाकिस्तान ने जो बर्बरता कश्मीरी पंडितों के ऊपर कश्मीर में करवाई है, हजारों लोगों को मरवाया है, लाखों लोगों को विस्थापित किया है, क्या उसके लिए क्षमा मांगेगा?
अगर बाजवा साहब आप इन 4 सवालों का उत्तर सही दिल से दे पाएंगे तो हमें लगेगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। एक सच्चे मुसलमान होने के नाते आपने बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि मेरी जानकारी और मेरी नॉलेज के हिसाब से मुसलमान वही होता है जो सच बोलता है। तो अगर आपने ये सच्ची बात कही कि आप अमन व अमान चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं और आप पुरानी तलखियां, पुरानी बातों को भुलाना चाहते हैं, तो इन 4 सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा ये प्रोग्राम देखा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मेरे 4 सवाल आपको भी जमे होंगे। बहरहाल फिर कोई नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।